मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंदमाधवम्। कारक विचारः इस विषय पर चर्चा की जा रही है। इस विषय को लेकर के कारक के परिचय के रूप में एक पाठ बनाया गया है। आज का यह पाठ भी कारक के परिचय से संबंधित ही है। इसमें विशेष रूप से कारक के विषय में महाभाष्यकार आचार्य पतंजलि जी का जो चिंतन है उसके एक अंश पर विचार किया जाएगा, उस चिंतन को समझने का प्रयास किया जाएगा। यदि कारक किसे कहते हैं, इस प्रकार का प्रश्न हो और इसका अत्यंत सरल शब्दों में समाधान किया जाए तो समाधान होगा, करने वाले को कारक कहते हैं। करने वाला ही कारक है। कारक अर्थात करने वाला, जो करने वाला है। क्या करने वाला? तो क्रिया को करने वाला, क्योंकि क्रिया तो सर्वत्र रहती ही है। तो क्रिया को जो करने वाला है वही कारक है। यह अत्यंत सामान्य परिचय कारक शब्द का हुआ। अब शास्त्रीय रूप से यदि देखें तो सर्वप्रथम कारक का परिचय कराने वाला जो सूत्र दृष्टिगत होता है वह है कारके। कारके यह सूत्र है, आचार्य पाणिनि जी के द्वारा रचित सूत्र है। कारके इस सूत्र का निर्माण तो आचार्य पाणिनि जी ने किया, किंतु इसका जो विशेष अर्थ है उस अर्थ पर विचार किया आचार्य पतंजलि जी ने महाभाष्य में। और कारके इस सूत्र पर महाभाष्यकार ने दो पक्ष रखे, दो प्रकार से व्याख्यान किया। एक व्याख्यान से यह निष्कर्ष निकलता है कि आचार्य पतंजलि जी कारके इस सूत्र को संज्ञा सूत्र मानते हैं, अर्थात यह संज्ञा सूत्र है। संज्ञा सूत्र के साथ साथ अधिकार सूत्र भी है। तो इस प्रकार से संज्ञा सूत्र भी हुआ, अधिकार सूत्र भी हुआ, तो कारके यह संज्ञाधिकार है। यह तो एक पक्ष हुआ। इसीलिए इस सूत्र का आगे के सूत्रों में, ध्रुवोपाय पादान इत्यादि सूत्रों में संज्ञाधिकार के रूप में अनुवर्तन होता है, क्योंकि अधिकार का तात्पर्य होता है उत्तरोत्तर गमनम। अधिकार शब्द के अनेक लक्षण हैं, उनमें सबसे सरल लक्षण कहा जाता है उत्तरोत्तर गमनम अधिकार। आगे के सूत्र में संबंधित होना, यही अधिकार का तात्पर्य होता है। संज्ञा का मतलब हुआ तत्र नामकरण कारकम सूत्रम संज्ञा सूत्रम। जो सूत्र नामकरण करे, नाम रखे, इसका यह नाम है ऐसा बताए, उस सूत्र को संज्ञा सूत्र कहते हैं। संज्ञा का मतलब नाम होता ही है, लोक में प्रसिद्ध है, इसकी यह संज्ञा है, इस फल की आम यह संज्ञा है, तो आम यह संज्ञा हो गई। तो इस प्रकार से यह संज्ञाधिकार है, यह एक पक्ष हुआ। दूसरा पक्ष है कि कारके का तात्पर्य क्रियायाम से है। कारक शब्द क्रिया का पर्यायवाची है। जैसे घट का पर्यायवाची है कलश,
घट कहें अथवा कलश कहें, एक ही बात है। उसी प्रकार से कारके कहें अथवा क्रियायाम कहें, एक ही बात है, क्योंकि महाभाष्यकार ने कारके का अर्थ क्रियायाम किया। दोनों व्याख्यान है महाभाष्यकार के। कारके यह संज्ञाधिकार है, इस पक्ष में भी व्याख्यान है। कारके यह शब्द क्रिया का वाचक है, इस पक्ष में भी व्याख्यान है। जो दोनों ही व्याख्यान बताए जाएंगे। तो प्रथम पक्ष के अनुसार कारके यह संज्ञाधिकार है, अर्थात कारके यह संज्ञा है। अब प्रश्न यहां पर यह होता है कि कारके अगर संज्ञा है तो फिर संज्ञा वाचक अगर कारके है तो उसमें प्रथमा होनी चाहिए। कारके की जगह कारकम ऐसा सूत्र होना चाहिए, क्योंकि जो भी संज्ञा सूत्र होते हैं उनमें प्रथमा विभक्ति के द्वारा निर्देश किया जाता है, ये देखा जाता है। जैसे वृद्धिरादेच यह संज्ञा सूत्र है, इसमें दोनों में ही प्रथमा है। वृद्धि इसमें भी प्रथमा है, आदेच इसमें भी प्रथमा है। अदेंग गुणः यह संज्ञा सूत्र है, अदेंग इसमें भी प्रथमा है, गुणः इसमें भी प्रथमा है। तो अगर यह सूत्र संज्ञा सूत्र है तो कारके इसमें सप्तमी क्यों है? इसमें प्रथमा होनी चाहिए थी, कारकम ऐसा होना चाहिए था। कारके ऐसा सप्तमी विभक्ति का निर्देश क्यों किया गया है? सप्तमी विभक्ति क्यों लगाई गई है? रामे कारके, रामे की तरह सप्तमी है कारके में। तो यहां पर महाभाष्यकार के व्याख्यान से जब यह बात स्पष्ट हो गई कि वह कारके को संज्ञा मानते हैं, संज्ञा सूत्र मानते हैं, तो फिर जो सप्तमी विभक्ति है उसको भी परिवर्तित कर दिया जाता है प्रथमा के रूप में। इस प्रकार से कल्पना कर ली जाती है कि यहाँ पर जो सप्तमी है वह प्रथमा के अर्थ में है, अर्थात कारके का अर्थ कारकम यह ही है। तो कारके का अर्थ हो गया कारकम। अब प्रश्न हुआ ये कारकम क्या है? तो कारकम का व्याख्यान महाभाष्यकार स्वयं करते हैं। करोति इति कारकम, करोति इति कारकम अर्थात करने वाला, क्योंकि करोति इति कारकम इस अर्थ में क्री धातु है। कारक शब्द में मूल धातु है क्री धातु, डुक्रिय करणे यह धातु है। डुक्रिय करणे धातु में से केवल क्री बचता है, क्योंकि डू की संज्ञा हो जाती है। आदित्यम टुडवः सूत्र है, यकार की संज्ञा हो गई हलंत्यम सूत्र से। इत संज्ञा का फल होता है लोप, तस्य लोप से लोप हो जाता है। लोप का मतलब क्या है? तो श्रवणाभाव। जिसकी इत संज्ञा होती है फिर उसका श्रवण नहीं होता। इत का मतलब हुआ जिसका फिर श्रवण न हो, जो चले जाए। एति गच्छति इति इत, जो चले जाए उसको इत कहा जाता है। तो डू भी इत संज्ञक है, यों भी इत संज्ञक है, तो धातु में केवल बचा क्री, तो धातु हो गया क्री। अब क्री धातु से णुल प्रत्यय किया गया। णुल प्रत्यय कृत प्रत्यय है, और णुल प्रत्यय करने वाला सूत्र है णुल त्रिचौ, यह सूत्र है। णुल त्रिचौ सूत्र से णुल प्रत्यय किया गया। णुल प्रत्यय में नकार की संज्ञा हो गई चुटू सूत्र से, लकार की संज्ञा हो गई हलंत्यम सूत्र से, और दोनों का तस्य लोप से लोप हो गया, श्रवणाभाव हो गया। अदर्शनम लोप में अदर्शन का अर्थ है श्रवणाभाव, जिसकी संज्ञा होती है फिर उसका लोप हो जाता है, अर्थात उसका फिर श्रवण नहीं होता। तो णुल में भी नौ चले गया, लौ चले गया, बचा वू। अब वू के स्थान पर अकौ आदेश होता है, युवो र नाकौ यह सूत्र है। तो युवो र नाकौ सूत्र के द्वारा वू के स्थान पर हो गया अकौ आदेश। तो प्रत्यय जो णुल था उसमें बचा अकौ। इधर जो प्रकृति थी, मतलब जो धातु था क्री, डुक्रिय, उसमें बचा है क्री। तो इधर क्री है, उधर अकौ है, क्री अकौ, ऐसी स्थिति बन गई है। अब क्री अकौ यहाँ पर एक सूत्र आता है अचोयणिति, क्योंकि णुल प्रत्यय णित है, उसमें नकार की इत संज्ञा हुई है। ण इत यस्य असौ णित, जिसमें नकार की इत संज्ञा हो जाए वो णित कहलाता है। तो णुल का जो नकार है वो इत संज्ञक है, इसलिए णुल प्रत्यय जो है वो णित है। णित के पर में होने पर जो अजंत अंग होता है उसको वृद्धि हो जाती है। तो यहाँ पर क्री जो है वो अजंत है, री उसके अंत में है, और वो अंग संज्ञक भी है, क्योंकि प्रत्यय के परम होने पर जो पूर्व की प्रकृति होती है उसकी अंग संज्ञा होती है। तो प्रकृति है क्री, प्रत्यय है अक, अक के परम होने पर क्री की अंग संज्ञा है, और वो अजंत भी है, क्योंकि क्री में अंत में री है, अच है अंत में, जिसके उसको अजंत कहते हैं। अच का तात्पर्य अ ई उ रिल री ए ओ ऐ औ से होता है।
तो री अच है तो क्री अजंत हो गया, उसके बाद अजंत है, अंग भी है, बाद में ऋत प्रत्यय का अकौ बचा हुआ है, वह ऋत है, ऋल में से अकौ बचा है तो वो ऋत माना जाएगा। ऋत माना जाने से क्री के री को हो गई वृद्धि। अब री है जो है उसके स्थान पर वृद्धि करनी है, तो कौन वृद्धि हो, तो वृद्धि भी आ आई औ तीन है, उनमें से री के स्थान पर हो जाएगा आ, क्योंकि आई और औ तो कर नहीं सकते, उनका स्थान इत्यादि मिलेगा ही नहीं, तो री के स्थान पर हो गया आ और वो रपर हो जाएगा उर्ण रपरह सूत्र से, तो री हो जाएगा री होगा आ हो जाएगा रपर, तो आर के रूप में वह आएगा, अर्थात री के स्थान पर आर हो गया, यह समझना चाहिए। तो क्री में से री निकल गया, री को हो गया आर, उधर क्री में कौ हलंत हो गया, कौ आर मिला दिया कार, इधर अकौ बचा हुआ है, कार में जो रौ में औ नहीं है, हलंत है रौ भी, इधर बचा हुआ है अकौ, मिला दिया दोनों को तो बन गया कारकौ। तो कारकौ का अर्थ हो गया करोति इति कारकम, क्योंकि जो णुल प्रत्यय हुआ वह कर्ता अर्थ में हुआ। णुल प्रत्यय कृत प्रत्यय है और कृत प्रत्यय कर्ता अर्थ में ही होता है, कर्तरि कृत, कर्ता अर्थ में कृत प्रत्यय होते हैं। तो इस प्रकार से कारक शब्द निष्पन्न हो गया। अब कारक शब्द कृदंत हो गया, क्योंकि ढुल प्रत्यय कृत प्रत्यय था, इसलिए कारक शब्द कृदंत हो गया। कृदंत होने से इसकी कृत तद्धित समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा हो गई, सु आ गया नपुंसकलिंग एक वचन में, अम होकर के अमी पूर्व से पूर्व रूप होकर के कारकम, यह शब्द निष्पन्न हो गया। कारकम का अर्थ हो गया करोति इति कारकम, जो करता है उसको कारक कहते हैं, अर्थात करने वाले को कारक कहते हैं, ये इसका अर्थ हुआ। प्रश्न है क्या करने वाले को, किसको करने वाले को, तो क्रिया को करने वाले को, सहज रूप से क्रिया अर्थ की उपस्थिति हो जाती है, तो क्रिया को करने वाले को कारक कहते हैं, यह इसका अर्थ बन गया। तो महाभाष्यकार ने करोति का अर्थ किया क्रियाम निर्वर्तयति, यह महाभाष्यकार ने करोति शब्द का अर्थ किया। करोति किंग करोति, तो क्रियाम निर्वर्तयति, क्रिया को जो निर्वर्तन करता है, क्रिया को जो संपादित करता है, क्रिया को जो उत्पन्न करता है उसको कारक कहते हैं। तो इस प्रकार से निर्वर्तयति का अर्थ हो जाता है जनयति, तो क्रिया को जो उत्पन्न करता है, अर्थात क्रिया का जो उत्पत्ति करता है, उत्पत्तिकर्ता को ही जनक शब्द से भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से करोति का मतलब हो गया क्रियाम जनयति, अर्थात क्रिया का जो जनक है उसको कारक कहते हैं। तो इस प्रकार से एक सामान्य लक्षण कारक का आ जाता है, क्रिया का जो जनक है उसको कारक कहते हैं। इसी को संस्कृत में कहेंगे क्रिया जनकम कारकम, क्रिया का जो जनक है उसको कारक कहते हैं। यह कारक का अत्यंत सामान्य लक्षण आ जाता है, क्रिया जनकम कारकम। तो इस प्रकार से यह कारक का एक सामान्य लक्षण हमको प्राप्त हो गया, क्रिया जनकम कारकम। अब इसमें और विशेष चर्चा भी करनी है जो अग्रिम पाठ में की जाएगी।